सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय और आप सभी लोगों का ई पाठशाला की इस लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, क्लास 10th का आप सभी लोगों को पता है कि ई पाठशाला पे हमने पूरा का पूरा कोर्स अपलोड किया हुआ है, स्पेशली एसएसटी से रिलेटेड। जो कोर्स अपलोड नहीं है कंटिन्यू अपलोड हो रहा है और आपका एग्ज़ाम आप सभी लोगों को पता है कि मार्च में स्टार्ट है। जब भी आपका मार्च में एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उससे एक हफ्ते पहले हम लाइव सेशन रखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लाइव सेशन, आप लोगों ने अगर एसएसटी की तैयारी नहीं करी है तो आप सभी लोग अभी तक सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो आप बिल्कुल बेस्ट वीडियो पे आए हो, क्योंकि इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है एसएसटी का और बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत होती है। हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सीबीएसई बोर्ड ने अपनी खुद की लीगल वेबसाइट के ऊपर इन चीज़ों को अपलोड किया हुआ है। कोर्स आप देख सकते हो, पूरा का पूरा कोर्स अपलोड कर रखा है इन लोगों ने और बता रखा है कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों की प्रिपरेशन के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है 4 बुक को सही तरीके से कंप्लीट करना। तो पहली बुक इंडिया इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, सेकंड 60 पीरियड में ख़त्म होना चाहिए, 20 मार्क्स कवर करेंगे। होपफुली सभी में से 20 मार्क्स कवर करके 80 मार्क्स का पेपर बन रहा है। 4 बुक है आपकी, पहला इंडिया कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, दूसरा कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, तीसरा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि एक है आपकी भारत और समकालीन विश्व, उसके बाद कॉन्टेम्प्रेरी यानी कि समकालीन इंडिया, उसके बाद लोकतांत्रिक राजनीतिक, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें। अब क्योंकि हर किसी में कम से कम 3 से 4 5 चैप्टर तो हर किसी बुक में है ही, अब इतने सारे चैप्टर रिवाइज करने तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें पता होना ज़रूरी है कि हर बुक के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हम एसएसटी से स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि पहला ही चैप्टर इतना बड़ा है, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। अब क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, कम से कम ख़त्म होने में आपको 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो अगर आप रिवीजन वीडियो देख रहे हैं, 20 मिनट की सीरीज़ हमारी देख रहे हैं, तो आप सभी को मैं बता दूं कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें कंप्लीट आपको सारा का सारा सिलेबस मिल जाता है। उस सिलेबस के अंदर आपको पूरी तरीके से ये मिल जाएगा कि मतलब चैप्टर मेन टॉपिक समझ लेना। टॉपिक कौन सा है? सबसे पहले फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, उसके अंदर नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई, देन फाइनली पूरे यूरोप में इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, और उसके बाद जर्मनी इटली का यूनिफिकेशन कैसे होता है, और साथ में राष्ट्रवाद और इम्पीरियलिज्म की भावनाएं जो थी पूरे नेशंस में कैसे बनी। यानी कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, इनका यूनिफिकेशन किस हिसाब से हुआ, और जर्मनी, इटली, फ्रांस के यूनिफिकेशन के साथ साथ आपको ये भी जानना होगा कि ब्रिटेन की स्टोरी किस तरीके से कवर की गई है। तो यानी कि पहले चैप्टर में आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने यही देखना है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ कोर्स बहुत बड़ा है, इंडिया के रेवोल्यूशन से रिलेटेड है और इंडिया के रेवोल्यूशन में बहुत कुछ बताने की कोशिश करी है। यानी कि 1915 से लेके लास्ट 1947 तक, भारत की आज़ादी तक बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन ऑफकोर्स सारे टॉपिक नहीं करने हैं आपने। सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और उसके बाद सिविल डिसओबियंस मूवमेंट। ये दोनों मूवमेंट ज़रूर पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सिविल डिसओबियंस मूवमेंट मैंने बता ही दिया। देन फाइनली यहाँ पे कलेक्टिव बिलोंगिंग सेंस क्या है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हमारे देश में राष्ट्रवादी भावना पैदा हुई तो उस भावना के पैदा होने के बाद यानी कि एक नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा होने के बाद किस तरीके से लोगों ने अलग अलग चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी, जैसे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, तिरंगा हो गया, झंडे हो गए, और उसके बाद भारत को भारत माता की तरफ प्रिटेंड करने लगे, लोगों ने बुक्स प्रिंट करी। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर है, यानी कि मेन बात ये कि गांधी जी कैसे भारत के अंदर आए वो भी है। उसके बाद गांधी की भारत की एंट्री के बाद खेड़ा मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, उसके बाद अहमदाबाद मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, दांडी यात्रा, नमक यात्रा, और दांडी नमक एक ही है, लेकिन नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे असहयोग आंदोलन कहा जाता है, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे हम सिविल डिसओबियंस मूवमेंट कहते हैं। तो ऐसे कुछ मूवमेंट हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस पर आप फोकस कर लीजिएगा। एंड देन उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट यूनिट, वो है ग्लोबलाइजेशन से संबंधित। तो ग्लोबलाइजेशन से संबंधित जो है उसमें सिर्फ यही है कि जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसा व्यापार किया करता था, मतलब किस तरीके से बिजनेस होता था अर्ली टाइम पीरियड पे, ये वाला है। 19वीं सेंचुरी के आते आते किस तरीके से पूरे विश्व में क्या इम्पैक्ट पड़ा, और इकोनॉमिक मतलब ड्यूरिंग वॉर ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करा, और वर्ल्ड की इकोनॉमिक ने किस तरीके से 1945 के वॉर के बाद
मतलब ग्लोबलाइजेशन ने पूरी तरीके से इम्पैक्ट डाला। यानी कि हिस्ट्री के लिए मैं आपको बोलूं कि अगर हिस्ट्री के लिए ये 3 चैप्टर के ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप ये वाला पार्ट ज़रूर करिएगा कि फैक्ट्री इंडिया में किस तरीके से आई और उसके बाद जिस तरीके से इंडिया में फैक्ट्री आई उस तरीके से बिजनेस और ग्रोथ कैसे होने चालू हो गए। मतलब ये ना भी करे तो चलेगा, लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट कर लेते हैं तो काफ़ी बेटर आपके लिए रहता है। और फिर ये वाला प्रिंट कल्चर तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए प्रिंट कल्चर में कि प्रिंट एंड सेंसरशिप क्या है। ये वाला पार्ट, फर्स्ट प्रिंटिंग बुक जोनेस गुटेनबर्ग ने कैसे किया, क्या किया, प्रिंटिंग यूरोप में कैसे आया, कैपलर लेके आया, प्रिंट के रेवोल्यूशन से किस तरीके से समाज बदला, रीडिंग मेनिया के किस वजह से फिर लोगों ने वुमेंस ने बुक्स लिखनी चालू करी, 19वीं सेंचुरी तक आते आते पूरी मार्केट बुक्स से आ चुकी थी, है ना। रिलीजियस रिफॉर्म्स होने चालू हो गए थे, पब्लिक डिबेट्स होने चालू हो गई थी, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन एंड एडिशन चालू हो चुके थे। मतलब ये वाला चैप्टर भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस, ठीक है। तो एक तो ये वाली चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो ये वाला चैप्टर है प्रिंटिंग कल्चर इंडिया में किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ, उसके कितने फायदे हुए, कितने नुकसान हुए, वो भी आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री में सिर्फ यही चैप्टर है, आपको ज्यादा चैप्टर करने की जरूरत। देन बात करते हैं कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से बताया जा रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लैंड रिसोर्स, लैंड किस तरीके से कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, लैंड का यूज़ इंडिया में किस तरीके से उसका पैटर्न है, अगर ज़मीन ख़त्म हो रही है तो क्यों ख़त्म हो रही है, उसको कंजर्वेशन यानी कि उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तो ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब चैप्टर ज़्यादा कवर नहीं करने, मेन ये चीज़ें कवर करनी है। नेक्स्ट फॉरेस्ट वाला चैप्टर है। फॉरेस्ट में हमें देखना है कि हम फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं और साथ में वन्य जीव और जीव जंतुओं को कैसे बचा सकते हैं। भारत में किस तरीके से जो फॉरेस्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है, कंजर्व फॉरेस्ट कहाँ है, उसका एक पूरा मैप आपको बनाना पड़ेगा। बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और फिर इसका कंजर्वेशन किस तरीके से किया जा सकता है, फिर ये वाला पार्ट भी आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। वाटर रिसोर्स बहुत इजी चैप्टर है। वाटर रिसोर्स ऑफ कोर्स वाटर की स्कैर्सिटी क्यों होती है, मतलब कमी क्यों होती है, उसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से वाटर की वजह से मल्टी डैम प्रोजेक्ट बन रहे हैं और इससे वाटर का रिजर्वेशन और मैनेजमेंट सिस्टम हो रहा है। अगर पानी नहीं है तो रेन का हार्वेस्टिंग यानी कि पानी को बचाया कैसे जा सकता है, उसकी उपलब्धता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है। देन एग्रीकल्चर किस टाइप की होती है, सब्सटेंस और इंटेंसिव, है ना। सब्सिस्टेंस एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इस एग्रीकल्चर में आपको ये बताने की कोशिश करी जाएगी कि जीवन निर्वाह कृषि किस प्रकार की है और आदिम कृषि किस प्रकार की, कमर्शियल फार्मिंग किस प्रकार की है। ये जो कृषि की फार्मिंग के टाइप है ना, आपने वो देखने होंगे। क्रॉपिंग पैटर्न, जिस तरीके से कहाँ पे कौन सा क्रॉप इस्तेमाल करा जा रहा है, यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स जैसे कि मिलेट्स हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, है ना। ऐसी जो मेजर क्रॉप्स है ना, कॉफ़ी हो गया, ये क्रॉप्स कैसे उगाई जाती है, क्या टेम्परेचर है और क्या आपका क्या कहते हैं, टेम्परेचर के साथ साथ आपको यहाँ पे बारिश की ज़रूरत कैसी है, मिट्टी कैसी चाहिए, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर से है। नेक्स्ट है आपका मिनरल एंड रिसोर्स। तो मिनरल एंड रिसोर्स में मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स को अकरेंस यानी से प्राप्त कैसे किया जा सकता है, फेरस मेटल, लोहांस और नॉन फेरस यानी कि लोहांस जो है वो मेटल्स कैसे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ याद कर लेना, नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, रॉक मिनरल्स कौन से होते हैं। ये अगर मिनरल्स नहीं है हमारे पास तो उसे कंजर्व कैसे कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, कंजर्वेशन, नॉन कंजर्वेशन, उनको कंजर्व कैसे किया जा सकता है। ये चीज़ आपके मिनरल एंड रिसोर्स वाले चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने ऑफकोर्स नहीं पढ़ा है तो आप जाइए ई पाठशाला की प्लेलिस्ट पे से आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की मैं आपको बता दूं कि ये इंडस्ट्री विनिर्माण से रिलेटेड है। मतलब आपको बस इतना याद रखना है इन इंडस्ट्रीज के अंदर कि कौन सी इंडस्ट्री किस चीज़ पे बेस्ड है। मतलब एक तो ऑनरशिप, लोकेशन बेस्ड और साइज बेस्ड, ये 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज आपको पता होनी ज़रूरी है और आपका काम इस चैप्टर के अंदर से बन जाएगा। लास्ट चैप्टर आपको लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक में
रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन और वाटरवेज, ये 4 टॉपिक आपको पता होने चाहिए। रोडवेज के फ़ायदे नुकसान, रेलवेज के फ़ायदे नुकसान, पाइपलाइन के फ़ायदे नुकसान, वाटरवेव्स के फ़ायदे नुकसान। आपको अगर नॉर्मली भी अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ सकते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तीसरी बुक आपकी, जो पावर शेयरिंग, बहुत बार बताया मैंने इस चैप्टर को अपनी प्लेलिस्ट के अंदर और वीडियो की क्लासेस में भी, कि बेल्जियम श्रीलंका के बीच में किस तरीके से पावर की शेयरिंग को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। श्रीलंका में मेजॉरिटिज्म क्या है, अकॉर्डिनेशन इन बेल्जियम, किस तरीके से जवाबदेही बेल्जियम की सरकार है, पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, और किस तरीके से 3 तरीके की फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है, मतलब किस तरीके से पावर शेयरिंग अलग अलग हमें देखने को मिलती है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फेडरलिज्म की अगर बात करें, जैसे हम संघवाद कहते हैं, संघवाद में संघवाद क्या है, उसके बाद इंडिया के अंदर संघवाद क्या है, फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस करा जाता है। भारत में संघवाद ही नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। इस विकेंद्रीकरण से ये पता चलता है कि यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड चीज़ें आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग में मिल जाएगी। जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ये चैप्टर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स में से चैप्टर डिलीट हो चुके हैं कुछ पन्ने, तो इसीलिए इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें से बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, नेसेसरी क्या है, फंक्शन क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज आपके जीवन में डेली पॉलिटिकल पार्टीज का इस्तेमाल हो रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, उनके लिए चैलेंजेस क्या हैं, और उसके बाद इसका ज़रूरी क्यों होना ज़रूरी है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट कैसे बनती है, स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी कैसे बनती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन तो आप इस चैप्टर से, इस बुक से ये वाला क्वेश्चन तो ज़रूर करके जाइएगा। बाकी लाइव सेशन जब होगा तो आपको पता है कि हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लास्ट पार्ट, यानी कि जो हमारा डेमोक्रेसी लोकतंत्र है उसके परिणाम क्या है। मतलब अगर किसी भी देश में डेमोक्रेसी है तो उसे कैसे एक्सेस किया जा सकता है, डेमोक्रेसी किस तरीके से अकाउंटेबल है, लेजिटिमाइड है और रिस्पॉन्सिव है, वो बताना ज़रूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से ज़रूरी है, ये किस तरीके से सोशल डाइवर्सिटी को ख़त्म करता है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ सिटीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम आत्मसम्मान और फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स कहते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक का, डेवलपमेंट वाला पार्ट, थोड़ा सा अगर आप वो पढ़ लोगे तो ये भी सेम यही है। इसमें बस थोड़ा सा ये अलग आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ये ज़रूरी है। मतलब किस तरीके से सतत पोषणीय विकास जो है वो होता है, किस तरीके से हमारे लिए डेवलपमेंट पर दूसरे के लिए नुकसान है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर समझाने की कोशिश करी गई है। डेवलपमेंट हो गया आपका। देन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक में आप सिर्फ याद रखिएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वार्टनरी जो है वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, किस तरीके से आपको बताना है कि ये तीनों सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड को बोलते हैं असंगठित और ऑर्गेनाइज्ड को बोलते हैं संगठित। मतलब ये किस तरीके से सेक्टर्स हैं, इनको किस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं रक्षण दे सकते हैं, यानी कि सुरक्षित कर सकते हैं। तो लास्ट में यही वाला पार्ट इसमें दे रखा है। मनी इन क्रेडिट, मुझे लगता है कि बच्चों को इसे पढ़ने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें मनी इन क्रेडिट से रिलेटेड पैसा बताया है। मतलब पैसा किस तरीके से एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल हुआ, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या है, लोन लोगों को किस तरीके से मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट्स क्या होता है। हाँ, थोड़ा सा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये पेपर में कई बार आ चुका है, और लास्ट ईयर जब मैं बच्चों को करवा रहा था तो मैंने वहाँ पे भी इस क्वेश्चन को बताया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। आप लोगों ने सोसाइटी कमेटी सुना होगा, तो थोड़ा उससे रिलेटेड है। और ऑफ कोर्स अगर आपने हिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा है तो ये वाला ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाएगा। और ये वाला कंज्यूमर राइट्स ये चैप्टर आ ही नहीं रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा इसका। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने अच्छी तरीके से ये भी बता रखा है कि हर चैप्टर से कहाँ से कौन से मैप पूछेंगे ये लोग, ठीक है ना।
मैप भी इन लोगों ने बता रखे हैं, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, ये रे, ठीक है। जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, ये सेशन पूछ लेंगे और पूछेंगे सेशन कहाँ हुए, तो ये चीज़ ज़रूरी है। और सिलेक्टेड है यही क्वेश्चन आना है, यानी कि 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कम से कम 15 मैप तैयार करने होंगे। 15 मैप तैयार कर लो, उस 15 मैप को ही पूरा का पूरा एक जगह पे लिख के रख लो और वही मैप चिपका लो कहीं दीवार पे, जहाँ पे भी आपकी डेस्क है, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ चिपका लो। आसानी से आपकी एक ही बारी में तैयारी हो जाएगी, बहुत। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको पेपर देना है, पेपर हम लोगों को नहीं देना है। हम लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये सही तरीका है, क्योंकि हम लोगों ने भी ये तरीके अपनाए हैं जो कॉस पेपर में काम करें हैं काफ़ी अच्छे, है ना। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सिलेक्टेड आप इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करिएगा और इन्हीं को ही एक बार रट के चले जाइएगा और इन्हीं को देख लेना कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या फिल हो रहा है, ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट 10th क्लास एंड आई होप दैट उन लोगों को एसएसटी का सिलेबस समझ में आया होगा। लाइव सेशन चाहिए आप लोगों को तो पेपर से पहले ऑफ कोर्स आपको लाइव सेशन मिलेगा। लाइव सेशन में हम डिफरेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू और सैम्पल पेपर का सोल्यूशन करेंगे। उससे पहले अगर आपने अपलोडेड लेक्चर सीरीज नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। सो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज इट इन दिस वीडियो।